स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज हम करने वाले हैं थर्ड पार्ट इसका 11th चैप्टर का मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 से। तो यहाँ पर हम इसमें यहाँ 11.5 देखेंगे। हमने यहाँ पर कवर कर लिया था विदेशी विनिमय की मांग वक्र के बारे में पढ़ा था। विदेशी विनिमय का मांग वक्र कैसे होता है, कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है, कीमत जो है कम होती है तो मांग कैसे जो है बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो देख लें जल्दी से। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं यहाँ पर 11.5 यह पर है विदेशी विनिमय की मांग। यहाँ पर विदेशी विनिमय की पूर्ति किस तरह से, यानी सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है यहाँ पर देखते हैं, और क्यों होता है, विदेशी विनिमय की पूर्ति क्यों होती है, किस तरह होती है। तो यहाँ पर क्या कारण है कि विदेशी विनिमय की पूर्ति की जाए, तो ये कारण है यहाँ पर पहले वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करने के लिए उसमें क्या था, आयात था। ठीक है, निर्यात इसमें क्या है, निर्यात है, यानी वस्तुओं और को भेजना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, विदेशी विनिमय की पूर्ति करनी पड़ेगी। पूर्ति का मतलब हमें क्या, पहले वहां पर मांग थी, आयात करने में हमें मांग मतलब आयात करना है, मंगवाना है तो हमें मांग है उसकी, लेकिन पूर्ति क्या करनी है, निर्यात करेंगे तो हम पूर्ति करेंगे। ठीक है, विदेशी निवेश करना है, विदेश में यहीं पर निवेश करना है तो हम क्या करेंगे, पूर्ति की आवश्यकता होगी, विदेशी विनिमय की पूर्ति करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आती है विदेशी विनिमय से प्रेषणाएं। विदेशों से हमें प्रेषणाएं लेनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, विदेशी विनिमय की पूर्ति की आवश्यकता होगी यहाँ पर। उसके बाद देखिए हमें सट्टे, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है सट्टेबाजी करते हैं, तो यहाँ पर सट्टेबाजी भी करनी है तो यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए भी विदेशी विनिमय की आवश्यकता होगी। तो वही कारण है, ज्यादातर मिलते जुलते हैं, उसमें निर्यात था, इसमें आयात है, और यहाँ पर वहां पर वस्तुओं को विदेश में वस्तुएं खरीदना था, बिल्डिंगें खरीदना था, और पक्षीय हस्तांतरण था, यानी एक पक्षीय हस्तांतरण, वो सारी चीजें थी। और यहाँ पर जो है विदेशों को प्रेषणाएं, विदेशों को भेजी गई वस्तुएं हैं और विदेशों में निवेश करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर पूर्ति के अंतर्गत आती हैं। यानी विदेशी विनिमय की पूर्ति की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, यानी विदेशी करेंसी की पूर्ति में वृद्धि के कारण क्या होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर विदेशी करेंसी जो होती है उसकी पूर्ति में, यानी उसको बढ़ने में, यानी पूर्ति में जो वृद्धि हो रही है उसके कारण क्या है, क्यों बढ़ रही है उसकी पूर्ति, लोग यानी पूर्ति क्यों बढ़ रही है, मतलब यहाँ पर सप्लाई क्यों बढ़ रही है, पूर्ति का मतलब होता है सप्लाई। ठीक है, सप्लाई क्यों बढ़ रही है, यानी ज्यादा से ज्यादा करेंसी की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जब विदेशी करेंसी की कीमत बढ़ जाती है, अब यहाँ पर पूर्ति की आवश्यकता होगी। जब विदेशी करेंसी की कीमत बढ़ जाएगी तो यहाँ पर जिसके पास, अब देखिए सट्टेबाजी के हिसाब से हम समझते हैं, काफी अच्छा एग्जाम्पल है सट्टेबाजी, जिससे हम समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, विदेशी करेंसी की पूर्ति में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर एक बार क्या किया था इस सट्टेबाज ने, एक सट्टेबाज है, वहां से इसने क्या किया, इसने जो है यहाँ पर डॉलर, जब कीमत कम थी ना डॉलर की 70, यानी उसकी 65-60 रुपए कीमत थी, अब उसने खरीद के रख लिया। 60 रुपए कीमत थी $1 की, अब उसने खरीद के रख लिया। उसने $1 नहीं रखा, उसने रखा कम से कम 60, 70, 80, $90, मतलब बहुत सारे डॉलर, $1000, $500, इस तरह से उसने रखा। ठीक है, $500 रखा, बहुत सारे डॉलर रख लिए खरीद के, जब उसकी कीमत कब थी, 60 रुपए थी। अब उसने क्या करेगा, वो व्यक्ति, ये वाला व्यक्ति क्या करेगा, अब उसकी कीमत हो चुकी है क्या, उसकी कीमत हो चुकी है, बढ़ चुकी है, अब वो 80 रुपए मान लीजिए हो गई है, 80 रुपए हो गई है, पहले 60 थी, 80 रुपए हो गई है। तो मतलब ये अब ये क्या करेगा, इसके पास पड़े हुए डॉलर, इसने खरीद के रख लिए थे, अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पर 80 रुपए हो गई है, अब बढ़ गई है कीमत। ठीक है, अब लोगों को उसकी जरूरत है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, 80 रुपए पर ये बेच देगा। ठीक है, 80 रुपए पर ये एक्सचेंज कर लेगा, 80 रुपए ले लेगा। इसने खरीदते वक्त कितने दिए थे, 60 रुपए, अब ये देगा, अब लेगा कितने, 80 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से इस सट्टेबाजी की कमाई हो गई। और यहाँ पर जो है कमी थी, यहाँ पर किसकी, विदेशी मुद्रा की, वो भी पूर्ति कर दी किसने, सट्टेबाज ने। तो इस तरह से यहाँ पर पूर्ति की जाती है किसकी, यानी अगर यहाँ पर विदेशी करेंसी की कीमत बढ़ जाए तो इस तरह से पूर्ति होती है। ठीक है, विदेशी विनिमय का पूर्ति वक्र भी दिखा रखा है यहाँ पर, जैसे कि मांग वक्र था। अब पूर्ति वक्र आप देखिए, मांग वक्र हमेशा इस तरह से होता है, लेकिन पूर्ति वक्र हमेशा इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं ग्राफ इस तरह से बनाऊं तो यहाँ पर क्या होगा, पूर्ति वक्र ऐसे होता है
और वहां पर यहाँ पर जो है सप्लाई वक्र यानी मांग वक्र ऐसे उस तरह से होता है, ठीक है, और पूर्ति वक्र ऐसे होता है सप्लाई वाला, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर दर है और पूर्ति, तो यहाँ पर मैं दर और पूर्ति की बात करूं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए दर बढ़ा रहा हूं तो पूर्ति भी बढ़ रही है, पूर्ति बढ़ाऊंगा तो दर बढ़ेगी। तो यहाँ पर इसमें क्या अंतर आ गया कि अगर दर को बढ़ा दिया गया, दर मैंने क्या करी, बढ़ा दी, यहाँ से यहाँ पर थी दर, यहाँ से मैंने यहाँ पर कर दी, तो देखिए ये पूर्ति भी बढ़ गई, ये देखिए पूर्ति बढ़ गई। लेकिन अब मैं पूर्ति को अगर कम कर दूं तो दर कम हो जाएगी, अगर मैं दर को कम कर दूं तो पूर्ति कम हो जाएगी। तो इस तरह से ग्राफ काम करता है, ये है। तो अब आपको ये याद रखना है, अपने दिमाग में जो है इसकी तस्वीर बना लेनी है कि किस तरह से जो है पूर्ति का ग्राफ बनता था। तो चलिए मैं आपको जो है मांग का ग्राफ भी दिखा देता हूँ। इस तरह से ये मांग का ग्राफ है, इस तरह से बनता है मांग का ग्राफ, हमेशा इधर ऐसे इस तरह से बनेगा मांग का ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको करके देख सकते हैं इस तरह से क्या हो रहा है। यहाँ पर कीमत लिखेंगे, यहाँ पर मांग लिखेंगे, ठीक है, मांग, और ये पूर्ति वक्र है तो पूर्ति नीचे लिख लेंगे, दर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको ये समझ आ गया। उसके बाद देखते हैं हम विनिमय दर का निर्धारण। विनिमय दर के निर्धारण मतलब 11.6 विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट कैसे किया जाता है। अब मैंने अभी तक आपको बताया, एक ही ग्राफ के माध्यम से बताया कि किस प्रकार से जो है ग्राफ होता है पूर्ति वक्र का और मांग वक्र का। अब मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर कि किस प्रकार से जो है दोनों के ग्राफ एक साथ बनाए जा सकते हैं और दोनों का अध्ययन एक साथ होता है। विनिमय दर का निर्धारण इसी के माध्यम से होता है। जैसा कि आपको बताया था मैंने कि बाजार की शक्तियों के माध्यम से जो होता है विनिमय दर का निर्धारण, ठीक है। तो बाजार की शक्तियां कौन सी होती हैं, एक होती है मांग, दूसरी होती है पूर्ति। तो यानी मांग और पूर्ति दोनों ऐसी चीजें हैं, ऐसी शक्तियां हैं बाजार की जो कि विनिमय दर को निर्धारित करने में सक्षम हैं, यानी विनिमय दर को निर्धारित करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अतिरेक पूर्ति और अतिरेक मांग इस तरह से कैसे दिखा रखा है ये देखिए। सबसे पहले इस ग्राफ को समझिए, दर लिखा हुआ है यहाँ पर, मांग और पूर्ति को एक साथ मैंने यहीं पर ले लिया, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ पर पूर्ति लिखी है, अगले ग्राफ में यहाँ पर आपको मांग मिल जाएगी, ये देखिए मांग मिल जाएगी। तो मांग पूर्ति बिल्कुल नीचे है, एक्स अक्ष पर है, तो मैंने मांग और पूर्ति को एक्स अक्ष पर ले लिया और यहाँ पर एक दर को ले लिया, ठीक है। यानी ये दर क्या चीज है, ये विदेशी विनिमय की दर है जो कि अभी तक हमने पूरे चैप्टर में पढ़ी है, विदेशी विनिमय की दर, ठीक है। तो अगर आपने विदेशी विनिमय की दर क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, अगर आपको ये सब नहीं पता है, याद नहीं है, तो आप इसकी फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर की देखें तो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएगी। विदेशी विनिमय की दर क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए फिर देखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए दर बिल्कुल कम है, दर मैंने क्या कर रखी है, बिल्कुल कम कर रखी है। देखिए शुरुआत से 0 है, मान लीजिए ये 0 से मैंने यहाँ तक आ गया, 0 से मैंने पहले दर क्या कर रखी है, मैंने दर R पे कर रखी है। दर R पे करने के बाद यहाँ पर आता हूं तो मैं यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस वक्र की बात करता हूँ। मेरा ये क्या है, D फॉर डिमांड वक्र, ठीक है। D फॉर डिमांड वक्र आता है तो यहाँ पर ये बिंदु टकराता है, यहाँ पर टकराता है और ये बिल्कुल नीचे जाता है। और ये देखिए आप यहाँ पर आप कंपेयर कीजिए, यहाँ पर कितना गैप है, यहाँ पर इतना गैप है, यहाँ पर अगर ये 0 है तो यहाँ पर इतना गैप है, और 0 से लेकर के यहाँ पर Q1 तक कितना है। मेरी मांग देखिए दर बहुत कम है तो यहाँ पर मांग और पूर्ति अधिक है। क्या है, मांग और पूर्ति अधिक है। दर देखिए दर मैं क्या कर रहा हूं, दर के साथ विदेशी विनिमय की दर के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूं मांग और पूर्ति को। तो यहाँ पर दर कम है तो मांग और पूर्ति अधिक है, ठीक है, बिल्कुल सही। अब मैं क्या करता हूं, दर को बढ़ाता हूं, दर को मैं क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। मैंने यहाँ पर अब यहाँ पर दर आ गई, ठीक है, अब यहाँ पर दर आ गई, मैंने बढ़ा दी दर को। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने दर को बढ़ाया, यहाँ पर अतिरेक मांग हो गई है, देख लीजिए यहाँ पर क्या है, अतिरेक मांग है, ये देखो यहाँ पर इतनी सारी मांग हो गई। अब मैंने दर को बढ़ा दिया तो यहाँ पर क्या होगा, सीधी सी बात आप याद रखें, ये R है, R से सिंपल हमारी यहाँ पर है संतुलन स्तर पर जितनी मांग है उतनी ही हमारी क्या है, यहाँ पर पूर्ति है।
ठीक है। दर के हिसाब से मांग पूर्ति बराबर है सारी कुछ। यहाँ पर देखिए बिल्कुल, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस तरह से, और अगर मैंने मांग को कम किया, यहाँ पर दर को कम किया, तो मेरी मांग बढ़ जाएगी, और मांग जो बढ़ेगी उसे कहेंगे हम अतिरेक मांग। और अब हम क्या करेंगे, दर को बढ़ा देंगे। दर को मैंने यहाँ बढ़ा दिया, जैसी दर को बढ़ाया तो यहाँ पर दर बढ़ाने से क्या हो गया हमारा, यहाँ पर आ गया ये पॉइंट, यहाँ पर आते ही यहाँ पर ये कितना हो गया, नीचे हो गया, तो मेरी मांग कम हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया मांग का। अब देखते हैं पूर्ति का। जैसे कि मैंने मांग को यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर ये बढ़ाया, यहाँ पर कम, ये यहाँ पर थी बिल्कुल, ठीक है। जैसे मैंने इसको कम किया, मांग को, यहाँ पर दर को कम किया, तो देखिए डिमांड जो है यहाँ पर आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ये दोनों बराबर होगी। अब अगर मैं इसको मांग को बढ़ाऊं, ये बढ़ जाएगी, और इस तरह से इसको बढ़ाऊंगा तो ये भी हमारी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मुझे क्या पता चल रहा है, अगर दर को बढ़ाएंगे तो मेरी मांग बढ़ेगी, यानी दर को बढ़ाएंगे तो मेरी पूर्ति बढ़ेगी, और दर को कम करेंगे तो मेरी पूर्ति कम हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमारी दर कम कर दी है मैंने, बिल्कुल कम कर दी, तो पूर्ति क्या होगी हमारी, ये इस तरह से पूर्ति यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए मैंने अब दर को बढ़ाऊंगा तो मेरी जो है यहाँ पर पूर्ति भी बढ़ जाएगी। और एक ही बात, अगर पूर्ति के हिसाब से, मतलब ये जो सप्लाई होता है ना, ये सप्लाई का मतलब है, यहाँ पूर्ति का मतलब होता है, यहाँ देखिए ये पूर्ति जो है ना, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो मेरी दर बढ़ेगी, और अगर मैं दर को बढ़ाऊंगा तो मेरी पूर्ति बढ़ेगी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, आप ऐसा सोच लें। उसके बाद ये डिमांड है, इसमें उल्टा हो जाएगा, अगर दर मैं कम कर दूंगा तो मांग बढ़ जाएगी, और अगर मैं दर को बढ़ा दूंगा तो मांग कम हो जाएगी। आई होप यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर विदेशी विनिमय दर क्या होती है, ठीक है, यहाँ पर अगर समझ में आ रहा है तो आप देखते रहिए, यहाँ पर और भी आपको जो है पूरी अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, चलिए देखते हैं और करते हैं हम यहाँ पर आगे। हम जो है ये हम आगे अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो हो रही है बहुत लंबी, तो इसीलिए मैं इसको अगले वीडियो में कवर करूंगा। ये है 11.7, इसमें पढ़ेंगे हम विदेश विनिमय दर में परिवर्तन। ठीक है, विनिमय दर में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। ये ग्राफ मैंने आपके लिए बहुत सारे बना रखे हैं, काफी मेहनत आपके लिए मैंने करी है। बस आपको थोड़ा सा, आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन दबा देना है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है। चैनल जो आपके 11th 12th में हैं दोस्त, उनको शेयर कर दीजिए, भाई बहन जो भी हैं आप उनको शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आप इसका लाभ उठा सकें, हिंदी मीडियम में जो है इकोनॉमिक्स को पढ़ सकें। तो यहाँ पर आप जो है बस इसको शेयर कर दीजिए, और आपको कुछ भी नहीं करना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें इस चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।